नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में। आज हम बात करेंगे गलवान की फांस की। 2 साल बाद भी गलवान की फांस बरकरार है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां 5 मई 2020 को गलवान घाटी में घुस गई थीं। इसके ठीक 2 साल बाद पूर्वी लद्दाख में 1597 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है। भारतीय और चीनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच अप्रैल 2020 वाली स्थिति को बहाल करने के लिए कम से कम 15 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पीएलए हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि दोनों सेनाएं पैंगोंग त्सो, गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से अलग होने में सक्षम है। पीएलए को अभी भी कोंगला ला से वापस जाना है, जो एलएसी पर 1959 लाइन के अनुसार चीनी 1959 लाइन के अनुसार चीनी सीमा के दावों को परिभाषित करता है। आपको बता दें कि चीनी जुलाई 2020 में 15 जून की झड़पों के बाद गलवान से अलग हो गए थे, जहां भारतीय सेना ने 20 सैनिकों को खो दिया था। भले ही दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख एलएसी पर काफी तनाव कम किया हो, लेकिन इस इलाके में सैनिकों की कोई कमी नहीं हुई। दोनों सेनाएं बख्तरबंद, रॉकेट, तोपखाने और मिसाइल के साथ पूरी ताकत से सीमा पर मौजूद है। भारत ने यह साफ कर दिया कि संबंधों को सामान्य करने का मार्ग पूर्वी लद्दाख से होकर जाता है, जिसमें भारत देपसांग, बुल्गे क्षेत्र और डेमचोक में चार्डिंग नाला जंक्शन क्षेत्र में निर्बाध गश्त अधिकार चाहता है। पीएलए इन दोनों बिंदुओं तक पहुंच मार्गों को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे सैन्य आमना सामना हो रहा है, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पीएलए ने खारे पानी की झील के ऊपर एक नए पुल के साथ अपनी तरफ किलेबंदी की है, ताकि सबसे खराब स्थिति में सैनिकों को रसद आपूर्ति आसानी से पहुंचाई जा सके। भारत इस बात पर कायम है कि ड्रैगन एलएसी पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति को कायम रखे। यह अलग बात है कि सैन्य कमांडर स्तर की 15 दौर की बातचीत के बावजूद चीन की 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली रणनीति से गतिरोध में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि 2 कदम वो आगे जाता है, 1 कदम ही पीछे हटता है। चीन के इसी रुख के कारण मोदी सरकार ने एलएसी पर भारतीय सैनिकों और आधुनिक विमानों, हथियारों के जमावड़े को बढ़ा दिया है। भारत ने इस इलाके में सैनिकों की कोई कमी करने के बजाय बख्तरबंद, रॉकेट, तोपखाने और मिसाइलें तैनात कर दी। यही स्थिति ड्रैगन की तरफ से भी है। इसकी वजह भी साफ है कि खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में एलएसी पर नए इलाकों में घुसपैठ कर सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सवाल है कि आखिर एलएसी पर चीन से विवाद कब तक हल होगा? क्या ड्रैगन इसके लिए तैयार है? क्या चीन महज बातचीत का ढोंग करता है? सवाल है कि आखिर चीन पर कितना भरोसा किया जाए। एलएसी पर चीन की मंशा, भारत की तैयारी और रूस यूक्रेन जंग के बाद पैदा हुए हालात की करेंगे बात अपने खास विशेषज्ञों के साथ। और इस पैनल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, जिनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो स्थिति बरकरार है, सैन्य कमांडरों और भारत के जो राजनयिक हैं आपस में बैठ चुके हैं, 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यानी कि पूरी तरह से बैठकें असफल रही हैं इस मुद्दे को लेकर, जो स्थिति भारत चाहता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बोहरा पूर्व राजनयिक हैं और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दीपक जी, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। 15 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम कहां पर खड़े हैं? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर इस विषय पर फोकस करने को, और आपको मुबारक देता हूं कि आप गालवान घाटी की जो स्थिति है 2 साल बाद उस पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 20 हमारे बेटों ने अपनी जान कुर्बान की। क्या बदला है
पिछले 2 साल में बहुत कुछ। मैंने पिंग पोंग, चीन के जो लीडर हैं, पिंग पोंग ही है शायद उनका नाम, उनके लिए एक गीत मैंने लिखा है, आप सुनिएगा। जनरल साहब, मेरा गंदा सपना टूट गया, मैं घमंड में सब कुछ हार गया, बेदर्द जमाना जी। आज हम देखते हैं असलियत। आपके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमते रहे थे, अभी यूरोप से आए हैं, पुरानी दोस्ती है उसको उन्होंने दोबारा दोहराया और नई दोस्ती। पिंग पोंग जो एक समय पूरी दुनिया में घुमा करते थे, गंदे गंदे तोहफे लेकर सारी दुनिया का कहते थे झुक के सब, पिछले 2 साल से ज्यादा से देश से बाहर नहीं गया, डरता है, गया तो वापस नहीं आएगा, उसकी पाकिस्तान वहां पर भी नहीं गया। दीपक जी, थोड़ा सा गुजारिश है कि माइक को आप थोड़ा सा अपने और क्लोज ले आएं ताकि आवाज आपकी जो है, जो उतार चढ़ाव उसमें आ रहे हैं, वो हमें ठीक तरह से मिल सके। मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, कहीं तो उनको उतार देता हूँ फोन पे। देखिए, अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अब मैं एक पूछना चाहता हूँ कि क्या सबक दुनिया और भारत ने सीखे हैं इस गलवान घाटी में जो हादसा हुआ था 2 साल के बाद, कि आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, पीरियड। और कोई सबक हमने नहीं सीखा, नाम सीखना चाहते हैं, उसके बाद सब कुछ हम करेंगे। यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, क्योंकि झूठ बोलना उनके डीएनए में है। जितने उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, कुछ नहीं किया है। चीन के लोग भी, सर एक एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर है 2021 का, देखिए, चीन के लोग भी पिंग पोंग में अब भरोसा नहीं करते। दूसरा, चीन हमको बहुत कुछ बेचता था, बहुत कम खरीदता था, अब हम बिजनेस और टूरिस्ट वीजा एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, ज्यादा नुकसान चीन का हो रहा है। तीसरा, जो क्वाड है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग रिवाइटलाइज हुआ है, 2 बार पिछले साल मुलाकात हुई, एक बार मार्च में हुई, अब जापान में होने वाली है। चीन थर्रा रहा है इससे, क्योंकि ये क्वाड समिट दुनिया को याद दिलाते हैं कि अभी क्वाड जिंदा है। चीन के साथ चीन की टेरिटोरियल क्लेम और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 19 देशों के साथ है इंडो पैसिफिक नेबरहुड में। ये है चीजें सर जो बदल रही हैं। चीन को चाहिए अब रुके और स्टॉक चेन खींचे, लेकिन कोई भी चीनी पिंग पोंग को नहीं कहेगा कि शहंशाह तू नंगा है, तेरे कपड़े नहीं है। लेकिन जनरल अश्विनी जी, चीन की जो विस्तारवादी नीति है सर, चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो लगातार जारी है और वो हठधर्मिता अपना रहे हैं। 4 कदम आगे जाता है, 1 कदम पीछे आता है, वो उसकी जारी है। सेना का जमावड़ा उसने लगा दिया है। ऐसे में क्या भारत को कोई खतरे के संकेत मिलते हैं भविष्य में, या भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है निपटने के लिए? देखो रविंदर, इसमें कोई शक नहीं, भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये भी सच है कि 5 मई को 2020 में जो चीन करीब 3 डिवीजन के लेके आ गया था लद्दाख में, मगर ये भी सच्चाई है कि भारत की फौज ने 1 महीने के अंदर ही करीब मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली, कि अगर उनकी 3 डिवीजन थी तो भारत की 3 डिवीजन से ज्यादा डिप्लॉय हुई, और वहां पर भारत ने अपने टैंक्स, अपने आर्टी गन, अपने डिफेंस सिस्टम, अपनी एयर पावर को वहां डिप्लॉय किया, और ये सच्चाई है। उसके बाद जो चीन है उसको काफी बुखलाहट हुई, और सबसे ज्यादा धक्का चीन को जब लगा जब 29-30 अगस्त 2020 को हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया। वो एक सबसे अच्छा वर्ल्ड के अंदर इस डिकेड का ऑफेंसिव मैन्यूवर माना जाएगा, जो बिना चीन को पता लगे हुए उसके नाक के नीचे हमने एक बहुत बड़ी चोटी को पकड़ लिया, और जिस चोटी के कारण सारा का सारा जो इनिशिएटिव था वो भारत की तरफ शिफ्ट हो गया, स्पेशली चशुल मोल्दो बाउल, और जहां से स्पांगुर गैप जब 1962 में चीन भारत की तरफ आया था वो भी हमारे कब्जे में था और हम चीन में जा सकते। मगर यह अलग बात है, जब बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है, तो भारत ने क्लास रेंज को वेकेट किया और वो नॉर्थ पेंगोंग गए, और सोच विचार किया गया कि हो सकता है चीन अगले जो फेज 2 और फेज 3 के अंदर जो उन्होंने बातचीत में माना था कि हम डिसएंगेज करेंगे वो पूरा करेगा। मगर जैसा चीन की बात है उस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं, वही हुआ। वो जो फेज 2 में हॉट स्प्रिंग और फेज 3 डेप्था और किसी हद तक डैमचौक से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, डेप्था जहां से वो डायरेक्टली जा सकता है नुब्रा वैली और साइसेन ग्लेशियर बाईपास करता हो दौलत बेग ओल्डी, और वो एक ऐसा इलाका है जहां पर वो सैंडविच कर सकता है नुब्रा वैली और चाइचन को, ईस्ट से एक्साइटिन से और वेस्ट से जो है
गिलगिट बाल्टिस्तान से। तो ऐसे में अब हो क्या रहा है, 15 दौर की मीटिंग होगी है, मगर वहां से डिसएंगेजमेंट पार्शियल हुई है, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन बिल्कुल नहीं हुई। जो बात आप कह रहे थे कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, ऐसे युद्ध में कहीं चीन कुछ ऐसा तो नहीं करे कि कहीं ना कहीं ताइवान को हड़पने की कोशिश करे, या लद्दाख या और किसी भारत के जो दूसरे इलाके हैं सेंट्रल सेक्टर या ईस्टर्न सेक्टर में कुछ ना करे। ये मुमकिन हो सकता है, मगर भारत की फौज जो है बिल्कुल चौकन्नी है। और आज मुझे लगता है भारत के पास इनिशिएटिव है, उसके 3-4 रीजन है। एक तो भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड है, वो ऐसे इलाकों में रहने के काबिल है, चीन की फौज नहीं है। भारत की वायु शक्ति के अंदर एज है, भारत की जो फील्ड है एयरफील्ड वो लोअर हाइट में ज्यादा पे लोड कर सकती हैं। भारत के पास जहाजों की क्वालिटी मतलब भारत आज वो भारत नहीं है जिसको चीन कमजोर समझ ले। शांत है, शांति व्यवस्था कायम रखना चाहता है, लेकिन कोई भी देश उसे कमजोर करके ना आके। दीपक बोरा जी, क्या अगर इस तरह के कदम उठाता है चीन, युद्ध की स्थिति बनती है या संघर्ष की स्थिति बनती है, क्या कोई भी देश ऐसा है भारत के साथ जो खड़ा रहे और मजबूती से भारत का साथ दे, या फिर हमारा हाल कहीं नाटो जैसा ना हो कि हम जिन पे भरोसा करते हैं वो पीछे से धोखा दे जाए? जनरल साहब की जानकारी बेमिसाल है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने कहा है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ही नोज इट ऑल। इतना सर, इसीलिए तो हम लोग गर्व करते हैं सर आप लोगों पर। आपका बड़ापन है ये। बहुत दिल, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था गाना गाया करते थे, द टाइम्स दे आर चेंजिंग, समय बदल रहा है। ये जो महामारी है ना, ये ये चाइना में वापस आ गई। मेरी बेटी ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मुझे भेजा है जिसमें लिखा है कि 2 साल तो चीनी वायरस पूरी दुनिया में काम कर रही थी, अब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, घर लौटाई है, वहां पर काम करेंगे चीनी महामारी। नहीं, अगर चीन के पास ये आत्मविश्वास होता, ये ताइवान को ले लिया होता अभी तक, लेकिन सिर्फ गाली गलौज पर भरोसा करता है, ये नहीं कुछ कर पा रहा। श्रीलंका के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा, श्रीलंका उसके पैसे वापस नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस धमकी देगा, शोर मचाएगा और कुछ नहीं करेगा। ये डरा हुआ है इस समय। चाइना में क्या हो रहा है सर, आप जानते हैं, फूड क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और पिंग पोंग साहब ये जानते हैं कि उनकी स्थिति इस समय बहुत नाजुक है। बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर बदलेगा उसका मतलब है कि उसने हार मान ली है। वो डटा रहेगा, सोचता है कि भारत और कोई कंसेशन करेगा, लेकिन आज का भारत डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली अब कोई कंसेशन नहीं देगा। आपका प्रश्न, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा रहेगा? सर, हमें किसी की फौज की जरूरत नहीं है, जो हथियार हमें चाहिए थे वो हमारे पास बराबर आ रहे हैं, हम अकेले उसका मुकाबला करेंगे। हाँ, ये सच है, अगर फिर से हमारे साथ टक्कर हुई, वही बात मैं कर रहा था दीपक बोरा जी कि हम भारत आज वो भारत नहीं है। शांतिप्रिय देश जरूर कहा जाता है, लेकिन मजबूती के साथ भारतीय सेना ने हमेशा जवाब दिया है कि अगर आंख उठाकर भारत की सीमाओं की तरफ देखा जाएगा तो पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। और इसकी गलवान घाटी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि चाइना को जो गलतफहमी हुई थी उस गलतफहमी को दूर कर दिया कि अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो फिर आपका हश्र क्या होगा। और यही वजह है कि भारत ने तो अपने नुकसान के आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन चाइना अब तक अपने नुकसान को नहीं बता पाया है। शायद वो शर्मसार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी काफी किरकिरी हुई है। मेजर जनरल अश्विनी जी, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात जिसके सवाल हर कोई तलाश रहा है कि इतनी सारी बातचीत हुई है, हमारी सेना भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन चाइना जो है पैंगोंग झील पर पुल निर्माण कर लेता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, सेना को भी मजबूत कर रहा है, इसका विरोध हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भारत बहुत मजबूत हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि हमको सरप्राइज मिला था शुरू में, मगर भारत ने करीब करीब जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो काबिल तारीफ है। भारत 3 डिवीजन से ज्यादा डिप्लॉयड है, वहां पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, हथियार, उनके रहना, खाना पीना सब कुछ है। आज भारत की पोजीशन चीन से ज्यादा बेटर है, क्योंकि भारत जो वहां पर रहने और लड़ने के लिए काबिल है। जो आपने बोला पैंगोंग के अंदर उसने एक अपनी तरफ ब्रिज बनाया है, भारत को ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, भारत के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
मगर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरों से बना रहा है और मुझे लगता है अगले 2-3 साल में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन से भी बेटर होगा। और ये सच्चाई है कि आज भारत वेल प्रिपेयर्ड है। जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या भारत को किसी की मदद मिलेगी, मैं कहता हूं भारत को मदद की जरूरत नहीं है। भारत बिल्कुल तैयार है, भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन और ऐसी गलती मुझे लगता नहीं चीन दोबारा दोहराएगा। और ये भी सच्चाई है, जब से हमने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, कुछ एक हमें फायदा हुआ है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस में। हमें खबरें मिलती हैं चीन की जो पहले नहीं लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि सर अगर हमें सही रूप से हम फोकस्ड होकर अगर सामने वाले का हमें सामना करना है तो हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने होंगे। जब हमें नेपाल आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, तो क्या लगता है कि इन संबंधों का भी इस पर असर पड़ता है? अगर संघर्ष की स्थिति बनती है तो जब हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए स्थिति ज्यादा पेचीदी हो जाएगी। देखो, मुझे लगता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी हालात बहुत खराब है आज की तारीख में। अगर आप देखें, श्रीलंका इकोनॉमिकली क्राइसिस पे है, पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, नेपाल का भी बहुत बुरी फाइनेंशियली हालात है, तो और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली ठीक कर रहा है। हमें उनसे कोई परवाह करने की जरूरत है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं उनसे। हम बार बार ऐसे ही सोचते हैं कि चाहे नेपाल है या चाहे श्रीलंका है या चाहे बांग्लादेश है, भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक है। भारत के अंदर काबिलियत तो क्षमता है चीन का मुकाबला करने का। आज जो भी ये देश हैं सबको समझ आ गई है कि जो चीन एक आपको डेप्थ ट्रैप में डालेगा। आज अब श्रीलंका के हालात देखें कि श्रीलंका को वो कोई मदद देने को तैयार नहीं है, वो बोलता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। भारत एक देश है जो कि खुल के आगे आया, श्रीलंका को कम से कम $3 बिलियन की मदद दे चुका है। इसी प्रकार नेपाल भी जानता है कि अगर कोई असली मित्र नेपाल का है तो वो भारत है, ना कि चीन। मुझे लगता है ये देश जो छोटे छोटे हैं इन सबको पता लग गया है कि नेपाल एक, लेकिन वर्तमान में क्या नेपाल के साथ वो स्थिति है जो कि आपको डेप्थ ट्रैप में डालता है? मेजर जनरल अश्विनी जी, क्या वर्तमान में नेपाल के साथ वही स्थिति बरकरार है? जब रसद रोक दी तो नेपाल ने नाराजगी जाहिर करी थी, तो वहां पर संबंध थोड़ा सा तल्ख हुए थे भारत और नेपाल के बीच। देखो, आपको समझना चाहिए कि नेपाल की जो अभी स्थिति है उसमें कोई फर्क नहीं है। भारत और अगर चीन की लड़ाई होती है तो नेपाल का कोई खास महत्व नहीं है, पर भारत के नेपाल के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आपको ज्यादा ये नहीं समझना चाहिए कि जो ये तीन एक प्रकार से लिपुधरा और आपका जो काला पानी वगैरह उसने अपने इलाके में दिखाए, वो भी बात सच्चाई है। मिल के बैठ के बातचीत से होगी। नेपाल और भारत के रिलेशन मेरे हिसाब से अभी भी अच्छे हैं और भी अच्छे होंगे। हमें इसके ऊपर ज्यादा तर्जुम नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो चीन है उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कैसे नकारा करना है, हमें अपनी क्या प्रिपरेशन करनी है। भारत की वायु शक्ति और भारत की जो नेवल पावर है जो मलक्का स्टेट में चीन को ब्लॉक कर सकती है, उसके खाने पीने को रोक सकती है, उसको भी ज्ञान है कि उसका 40 से 50 दिन का ऑयल ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है भारत वेल प्रिपेयर्ड है और भारत जो हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और भारत के आज की तारीख में अपने नेबर से और इंटरनेशनली सबसे अच्छे रिलेशन है। लेकिन असर क्या पड़ता है? ये इस बात को तो हमें समझना ही होगा, असर क्या पड़ता है? दीपक वोरा जी, चूंकि फौजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है और कहीं से भी खुद को कमजोर करके नहीं आंकता, ये सवाल हम आपसे भी समझना चाहेंगे एक राजनयिक के तौर पर, क्योंकि जब कोई भी नीति बनाई जाती है, हम दूसरे देश के राजनयिकों के साथ हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है और सोच समझ कर बोलना पड़ता है, एक एक शब्द पर गौर करना पड़ता है। पड़ोसी देशों के साथ अगर हमारे संबंध बेहतर नहीं होते हैं तो उसका खामियाजा अक्सर देशों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन द एंड जब संघर्ष की स्थिति किसी भी देश के साथ बनती है तो देखा जाता है कि भाई साथ में कौन कौन खड़ा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अहम है, लेकिन आपने ये कहा है कि जब हमारे संबंध होते हैं पड़ोसी देशों के साथ, अगर वो खराब हो जाए तो फिर क्या होता है। इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर कि एक अंग्रेजी में कहावत है, टिरेनी ऑफ द वीक। जो छोटे देश होते हैं वो कोशिश करते हैं कि दो बड़े बड़े हाथियों को भिड़ा दिया जाए और हम उससे फायदा उठाएं। आपने ये श्रीलंका में देखा था कि वो चीन का कार्ड खेला, नेपाल ने चीन का कार्ड खेला, बांग्लादेश ने चीन का कार्ड खेला, मालदीव ने चीन का कार्ड खेला। लेकिन क्या हुआ सर,
नेपाल में वो चीन के राजदूत दौड़ रहे थे कि भाई ओली साहब की सरकार बन जाए, पाकिस्तान में दौड़ रहे थे कि वो जो क्रिकेट खिलाड़ी है न्याजी उसकी सरकार बन जाए, अब श्रीलंका में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से गोटाबाया राजपक्षे साहब की सरकार बन जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके बारे में ये कहा जाता है कि चीन के बारे में कि तेरी दुश्मनी से बढ़ के तेरी दोस्ती ने मारा। भारत खामोश था, बहुत आलोचना हुई कि आपने हैंड ओवर कर दिया, वो टोटा फोटा पोर्ट जो है वो चला गया, जनरल को ये चला गया वो चला गया। हकीकत क्या है? जब अंग्रेजी में कहते हैं पुश कम्स टू शव, जब आपकी अपनी स्थिति बहुत खराब होती है आप भारत के पास। लेकिन सर अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। रशिया जो बेहतर दोस्त है भारत का, चाइना के साथ अच्छे संबंध है उसके। अमेरिका ने हालांकि जरूर भारत के साथ ये कहा है कि हम खड़े रहेंगे जब संघर्ष की स्थिति बनी थी, तो अमेरिका चाहता है भारत का साथ। रशिया के चाइना के साथ बेहतर संबंध हो गए हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदल गई। एक चीज हमेशा याद रखिए कि रूस कभी स्वीकार नहीं करेगा नंबर 2 की पोजीशन। कुछ साल पहले एक इंटरनेट फिल्म आई थी, सुपर हिट हुई थी, उसका टाइटल था चाइना अ डेंजरस फ्रेंड। किस तरह से चीन हल्के रूस की टेरिटरी को साइबेरिया में हड़प कर रहा है, क्योंकि वो इलाका रूस का है सर, वो रिसोर्स रिच है, पॉपुलेशन पुअर है, वो कभी भी नंबर 2 स्लॉट नहीं लेगा। इस बात पे किसी चीज भारत को वोरा जी, भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, इन देशों के साथ भी और संबंध अच्छे करने हैं ताकि चाइना को घेरा जा सके और कमजोर क्या चीज है सर? सब लोग और उसकी अम्मा भी तो कॉड में आने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ कोरिया कह रहा है, वियतनाम कह रहा है, ब्रिटिश नेवी आ गई है, फ्रेंच नेवी आ, जिसको और सबका कॉमन एनिमी कौन है सर? भारत नहीं है, चीन। जी चलिए, चूंकि वक्त बहुत कम बचा, आपसे हम एक फाइनल चाहेंगे कि अब क्या स्थिति बन रही है और आगे क्या कदम उठाएगा भारत, क्योंकि 15 दौर की बातचीत असफल रही। अगला कदम क्या होगा भारत का? देखो, मेरे हिसाब से अगला जो कदम है, भारत ये चाहेगा कि इस प्रॉब्लम का कोई न कोई सोल्यूशन निकले और उसी की तरफ बढ़ा जा रहा है। डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रली एक कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार। जो बात आप क्वेश्चन एम्बेसडर साहब से पूछ रहे थे, आज भारत क्वाड का हिस्सा है और क्वाड के कारण चीन बहुत डरा हुआ है और क्वाड को वो बोलता है एशिया नेटो है और उसके 3 प्रिंसिपल हैं। उसके 3 प्रिंसिपल जो है उनसे डरता है। वो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन, और उसको वो नहीं मान रहा। तो इसलिए चीन जो है ये नहीं समझे कि वो नहीं डर रहा, वो डर रहा है और क्वाड से बहुत डरा हुआ है और उसको पता है कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति से वो एक प्रकार से चुनौती नहीं दे पाएगा। और भारत के जो रिलेशन है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली बाकी देशों से भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मगर सच्चाई है, लड़ाई में आपको खुद लड़ना है, आप उसके लिए तैयार रहें। जी दीपक जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। अगर यही मंशा, 30, चूंकि समय खत्म हो रहा है इसलिए संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे, यही स्थिति और यही मंशा भारत ने अगर पहले साबित कर दी होती तो शायद आज चाइना बहुत बैकफुट पे होता। हमारी आंखें सर के आगे होती है, पीछे नहीं, हम पीछे नहीं देखते, आगे की तरफ देखते हैं। अंग्रेजी की कहावत है, बी प्रिपेयर्ड फॉर पीस बट बी रेडी फॉर वॉर। ये कहावत के साथ मैं समाप्त करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 15 दौर की बातचीत भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन भारत कहीं से भी कमजोर नहीं है और चाइना इस बात को समझ रहा है, क्योंकि क्वाड जैसी चीजों पर वो हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी करता रहता है। चाइना भारत से डरा हुआ है क्योंकि भारत धीरे धीरे करके हर प्लेटफॉर्म पे खुद को साबित कर रहा है। उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। अमेरिका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर कोई उसकी तरफ देख रहा है और मजबूती के साथ भारत के साथ है। ऐसे में चाइना को थोड़ा सा टेंशन हो रही है। यही वजह है कि वो बार बार कोई ऐसा काम जरूर कर रहा है जिससे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर सके, लेकिन साथ के साथ भारत उसको आईना दिखाता जा रहा है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, आगे भी बड़े मुद्दों को लेकर हम चर्चा में शामिल होते रहेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।